पुश्तैनी ससुराल में अमीर और गरीब बहू का पहनावा। अरे ठाकुराइन, आप यहाँ क्यों आ गई? एक फोन कर दिया होता तो मैं सामान हवेली पर पहुंचा देता। कोई बात नहीं, इसी बहाने ठाकुराइन हवेली से बाहर तो निकली है कम से कम। ठाकुर हरीराम अपनी पुश्तैनी हवेली में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहते थे। शहर में उनकी बहुत इज्जत और रौब था। ठाकुर हरीराम अपने बड़े बेटे की शादी संध्या नाम की एक गरीब घर की लड़की से करते हैं, जो कि बहुत ही सुशील और संस्कारी होती है। पूरे शहर में मेरे बेटे के लिए आपको ये गरीब घर की लड़की ही मिली थी क्या? बहू भले ही गरीब घर से है, लेकिन हमारे परिवार के रीति रिवाज और परंपराओं को बेहतर तरीके से समझती है। लेकिन पिताजी, कम से कम आपको अपनी हैसियत देखकर तो रिश्ता करना था। तमीज से बात करो, और जब तेरे बड़े भाई को कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या परेशानी है? ठाकुर हरीराम की बात सुनकर संजय अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। अब बीतते समय के साथ संध्या पूरे परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है और कुछ ही समय में संजय अपनी और शांति की पसंद की अमीर की घर की लड़की नव्या से धूमधाम से शादी करता है। नई बहू का स्वागत करते हुए शांति कहती है, इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। बहू का रूप, गुण और हैसियत तीनों हमारे परिवार से मेल खाता है। हवेली तो बड़ी आलीशान है, लेकिन इन लोगों का पहनावा इतना पुराना क्यों है? ऊपर से मुझे भी बाहरी गहनों और साड़ी में लाद रखा है। बड़ी बहू, जाओ छोटी बहू को उसका कमरा दिखा दो। जी पिताजी। संध्या नव्या को लेकर उसके कमरे में ले जाती है। जहां पहुंचते ही नव्या अपने गहने बिस्तर पर फेंक कर अपनी साड़ी खोल देती है। ये देखकर संध्या फट से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। ये तुम क्या कर रही हो? इस घर में और भी लोग हैं और तुम नई बहू हो, अपने कपड़े ठीक करो। देखो दीदी, मुझे अभी बहुत गर्मी लग रही है, आपके पास कुछ हल्के फुल्के कपड़े हो तो वो दे दो। लगता है इसे भारी साड़ियाँ पहनने की आदत नहीं है, इसलिए परेशान हो रही है। मैं अपनी हल्की साड़ी दे देती हूँ इसे। कुछ ही देर में संध्या उसे एक हल्की साड़ी पहनने को देती है, जिसे देखकर भी नव्या का मुंह बन जाता है। लाई भी क्या साड़ी, वो भी इतनी भारी दिख रही है, और ये इसे हल्की समझ रही है, मतलब कोई टी शर्ट ही दे देती। देखो नव्या, तुम इस घर में नई आई हो, इसलिए बता रही हूँ कि घर की परंपराओं को मानना और सबका आदर करना। ससुर जी और इस पुश्तैनी हवेली का बहुत नाम है शहर में। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अब आप मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नींद आ रही है। संध्या वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन जब तक मेहमानों का घर में नई बहू को देखने के लिए आना जाना लगा रहता है, तब तक वो नव्या दिखावे के लिए साड़ी पहनकर ही रहती। लेकिन साड़ी पहनकर वो पूरा दिन परेशान रहती। एक दिन वो साड़ी में चलते हुए गिर पड़ती है। बस बहुत हो गया, ना चाहते हुए भी ये 6 मीटर का कपड़ा लपेटकर घूमना पड़ता है, पर अब नहीं। नव्या गुस्से में अपने कमरे में जाती है और जीन्स टॉप पहनकर खाने की टेबल पर आ जाती है। सभी उसे इन कपड़ों में देखकर हैरान रह जाते हैं। आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हैं? मैं कुछ ज्यादा अच्छी लग रही हूँ क्या? हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अचानक से ये कपड़े कैसे पहन लिए तूने? माँ जी, साड़ी में मेरा दम घुट रहा था, अभी मैं थोड़ी देर पहले बहुत बुरी तरह गिरी हूँ। तो ध्यान से देखकर चलना था। बड़ी बहू भी साड़ी पहनकर ही घर का काम करती है, वो तो कभी नहीं गिरी। अजी रहने दीजिए ना, नए जमाने की बहू है, और वैसे भी जब तक मेहमान थे उसने साड़ी पहनी तो थी। हाँ, तो माहौल देखकर ही कपड़े पहने जाते हैं। ये इस घर की बहू है तो अपना पहनावा भी उसी हिसाब से रखे तो बेहतर है। ठाकुर हरीराम खाने की टेबल से उठकर वहां से चला जाता है, लेकिन नव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीतते समय के साथ अब नव्या घर में अपनी पसंद के मॉडर्न और शॉर्ट कपड़े पहनने लगती है और इसी तरह वो बाहर जा रही होती है। तभी संध्या उसे टोकती है। नव्या, तुम ये छोटे कपड़े घर में पहनती हो तो ठीक है, लेकिन इन्हें पहनकर बाहर तो मत जाओ। देखिए, जब माँ जी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है? खुद तो इस कपड़े में लिपटी रहती हो और मुझे भी लपेटना चाहती हो। लेकिन नव्या। अचानक ही संध्या बोलते बोलते बेहोश हो जाती है, तो नव्या घबरा जाती है। कुछ ही देर में डॉक्टर घर आते हैं तो संध्या की जांच करके बताते हैं कि वो पेट से है। ये सुनते ही ठाकुर हरीराम खुशी से फूले नहीं समाता। अरे, मैं दादा बनने वाला हूँ, शांति इस घर का वारिस आने वाला है। बहू, भगवान तुझे बहुत अच्छी सेहत दे। बधाई हो दीदी। बहू, तुमने क्या कसम खाई है ना सुधरने की? बड़ी बहू को देखो, उसका पहनावा उसके संस्कार दिखाता है, लेकिन तुम्हारा पहनावा देखकर मुझे ही मुंह मोड़ना पड़ता है। इससे पहले कि नव्या पलटकर कोई जवाब देती, ठाकुर हरीराम वहां से चला जाता है। कुछ महीने बाद नव्या भी गर्भवती हो जाती है, लेकिन अब भी वो छोटे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती, बल्कि छोटे के साथ टाइट कपड़े भी पहनने लगती है। तो वहीं संध्या अपने पेट को ढकने के लिए सीधे पल्लू की साड़ी पहनने लगती है। एक रोज घर में पड़ोसन आती हैं तो नव्या को छोटे कपड़े पहने हुए देखकर घूरने लगती हैं।
उसके जाने के बाद संध्या शांति के सामने नव्या को समझाती है। माँ जी, ये बात सच है ना कि गर्भवती औरतों को नजर जल्दी लगती है? बिल्कुल सच है बहू, तभी तो तुम दोनों को काला धागा बांधा है मैंने। देखा नव्या, माँ जी हमारे लिए कितनी चिंता करती है। अब तुम भी ये छोटे कपड़े पहनना बंद करो। लोग तुम्हें घूरेंगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को भी नजर लगेगी। आप मुझे अपने जैसा ओल्ड फैशन बनाना चाहती है ना? देखिए, मुझे ऐसे कपड़े पहनने से खुशी मिलती है और ऐसी हालत में मैं खुश रहूंगी तभी तो मेरा बच्चा भी खुश होगा। उसकी बात सुनकर शांति और संध्या एक दूसरे को देखने लगते हैं। नव्या का पहनावा देखकर तो ठाकुर हरिराम उससे बात करना ही छोड़ देता है। शाम के समय नव्या ताजी हवा लेने के लिए घर से बाहर टहलने लगती है। ऐसे में उसके कपड़े देखकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। देख जानकी, ठाकुर की छोटी बहू कैसे अधनंगे कपड़ों में घूम रही है। सालों की इज्जत ठाकुर जी की डुबाने में लगी हुई है। हाय हाय, लाज शर्म तो है ही नहीं इसमें। अरे घर की बड़ी बहू से कुछ सीखती क्यों नहीं है ये? उसका पहनावा हवेली की इज्जत दिखाता है और इसका पहनावा इसके साथ साथ हवेली की भी इज्जत पर कलंक लगाता है। अरे शांति बहन अपनी छोटी बहू को कुछ समझाती क्यों नहीं? देखो कैसे बदन दिखाई घूम रही है। तुम्हारी बड़ी बहू चाहे गरीब घर की हो, लेकिन उसे ऐसे कपड़ों में कभी नहीं देखा। लगता है अमीर बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दी है तुमने। शांति सिर झुकाकर वहां से चली जाती है और नव्या को अंदर ले जाकर कहती है, बहू देख, अब तू गर्भवती है। अरे तुझे साड़ी नहीं पहनी तो मत पहन, लेकिन ये छोटे और तंग कपड़े पहनना बंद कर। आप लोगों को मेरे पहनावे से इतनी दिक्कत क्यों है? जब देखो जो आता है बस यही बात बोलकर निकल जाता है। नव्या को चिल्लाता देखकर शांति कुछ कहती इससे पहले ही नव्या गुस्से में सामने रखा वास तोड़कर चली जाती। कुछ दिनों तक वो घर में किसी से बात नहीं करती और ना ही ढंग से खाना खाती। एक रोज उसे कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो वो बिना किसी को बताए बाजार चली जाती है, जहाँ उसके छोटे कपड़े देखकर लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। ये सब मुझे इतने अजीब तरीके से घूर रहे हैं। मुझे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। सबकी निगाहें नव्या पर थी, जिसके कारण उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो रिक्शा बुलाती है। रिक्शा वाला भी उसे बुरी नजर से देखता है तो वो गुस्से में कहती है, इस तरह घूरो मत। तुम जानते नहीं हो मैं ठाकुर हरिराम की बहू हूँ। अरे मुझे क्या पागल समझा है? ठाकुर हरिराम शहर के सबसे इज्जतदार आदमी है। उनके घर की बहू भला ऐसे छोटे और तंग कपड़े पहनेगी? हो ही नहीं सकता। मैं जो भी पहनूं मेरी मर्जी, लेकिन मुझे इस तरह घूरना बंद करो। अरे बाजार में सभी की नजरें तुम्ही पर है। चलो बैठो रिक्शे में, जहाँ बोलोगी वहीं छोड़ दूंगा। उनकी बातें सुनकर नव्या कांपने लगती है और जल्दी जल्दी पैदल ही घर लौट आती है और संध्या के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? दीदी, माँ जी आप सही कहती थी। पहनावा माहौल के हिसाब से हो तो बहुत बेहतर है। आज बाजार में अपने छोटे कपड़ों के कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। बहू शांत हो जा, ऐसी हालत में तेरा रोना ठीक नहीं। और खबरदार जो अकेले घर से बाहर गई तो। माँ जी मैं वादा करती हूँ कभी ये छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। अपने पहनावे में सुधार लाऊंगी। मुझे लगता था कि दीदी का पहनावा पुराने जमाने जैसा है, लेकिन अब समझ में आया कि उनके पहनावे से ही इस हवेली की इज्जत है। हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू भले ही गरीब है, लेकिन अपने पहनावे, बर्ताव और संस्कार से उसने हमेशा इस घर की इज्जत को बनाए रखा है। नव्या के साथ हुए इस हादसे ने नव्या को ये सीख दी थी कि इंसान का पहनावा उसके संस्कार को दिखाता है, इसलिए माहौल और लोगों को देखकर ही कपड़े पहनने चाहिए। अब नव्या छोटे कपड़ों की जगह साड़ी पहनने लगती है, जिसके बाद उसके ससुर और बाकी घर वालों को उससे कोई शिकायत नहीं होती। गरीब बहू को मिला पैसों की बारिश करने वाला अमीर ससुराल। पंखे की हवा में बैठा गरीब परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है। अब तो घर में एक छोटा सा कूलर ले ही आओ। अगले महीने तेरे भाई की शादी है। मैं यहाँ शादी के पैसे जोड़ रही हूँ और तू है जो फिजूल खर्च करने को कह रही है। कंजूसी की भी हद होती है। इतनी गर्मी में तो भाभी भी नहीं रहेंगी। अपने गरीब घर वालों की कंजूसी देखकर सिमरन चिढ़ जाती है। समय बीतता है और पूरा परिवार शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जहां सिमरन एक बड़ा सा रेस्टोरेंट देखकर छोले भटूरे खाने की बात अपने माता पिता से करती है। माँ चलो ना, आज रेस्टोरेंट में बैठकर हम सब छोले भटूरे खाते हैं। अरे बेटा, इतनी गर्मी में इतना भारी खाना खाएगी? चल मैं तुझे 10 रुपए की लस्सी पिला देता हूँ इस गर्मी में।
गर्मी और तेल वाली चीज तो बहाना है पापा, मुझे सब नजर आ रहा है। 100 और 10 रुपए के बीच का फर्क है, और आपकी कंजूसी भी। सिमरन अपने घर वालों की कंजूसी से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो अपने घर वालों से कम बात करती है। बहुत जल्द उसके भाई की शादी हो जाती है और उसकी भाभी आती है, पर क्योंकि सिमरन की भाभी निकिता भी एक गरीब घर से थी, इसलिए वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द इनके मोहल्ले में एक अमीर परिवार आता है। माँ, हमें टेस्ट वाली आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे भी ये कोन वाली आइसक्रीम खानी है जो ये भैया खा रहे हैं। बेटा, ये बहुत महंगी आइसक्रीम है। माँ, मुझे भी आज महंगी वाली आइसक्रीम खानी है, गर्मी में हर कोई महंगी आइसक्रीम खाता है। मोहल्ले के कुछ बच्चे आइसक्रीम वाले को देखकर अपने परिवार से महंगी आइसक्रीम की डिमांड करते हैं, पर गरीब माता पिता अपने बच्चों को महंगी आइसक्रीम खाने से साफ मना कर देते हैं। और यह सब कुछ अर्पित से देखा नहीं जाता और वो अपने बटुए से कुछ पैसे निकालकर आइसक्रीम वाले से कहता है, आप सभी खड़े सभी लोगों को उनकी पसंद की आइसक्रीम दे दो। पैसे ये रहे 50,000 रुपए। आपकी सारी आइसक्रीम से तो ज्यादा ही होंगे ना। मोहल्ले के सभी लोग अपनी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर बहुत खुश होते हैं और यह सब कुछ सिमरन अपनी आंखों से देखती है। समय गुजरता है और एक मोहल्ले में होने की वजह से सिमरन और अर्पित की दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, मैं यहाँ नया हूं, आसपास के रेस्टोरेंट नहीं जानता, क्या तुम मुझे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर चल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिमरन अर्पित की कार में बैठकर उसके साथ एक बहुत बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वे दोनों काफी महंगा खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर बाद वेटर बिल लेकर आता है। ये लीजिए आपका बिल। सर, हमारे पास चेंज नहीं है, 9,555 का बिल है, आप 10,000 दे रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, जो पैसे बचे हैं वो तुम रख लेना अपनी टिप समझकर। अर्पित को इतना पैसा खर्च करता देख सिमरन को बड़ी हैरानी होती है। समय गुजरता है और अर्पित सिमरन एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और अर्पित एक दिन गार्डन में अपने दिल की बात सिमरन को बता देता है। अब बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है और जब वो पहली रसोई का खाना सबको खिला रही थी तो वो हिचकते हुए सास ससुर से कहती है, इसलिए तो हमने तुम्हारे कमरे में एसी नहीं लगाया था बहू, क्योंकि हमें अपनी बहू के पसंद का एसी लगाना था। अब तुमने कह दिया है तो आज शाम तक तुम्हारे कमरे में एसी लग जाएगा। सिमरन के एक बार कहने पर उसके कमरे में उसके अमीर ससुराल वाले एक एसी के बदले 2 एसी लगा देते हैं, जिसे देख सिमरन को काफी खुशी होती है और वो इस बारे में बताने के लिए अपने मायके जाती है। माँ जी, पापा जी, गर्मी बहुत ज्यादा ही हो चुकी है। हमारा कमरा काफी बड़ा है, छोटा सा कूलर सही से हवा नहीं दे पाता। माँ, अब तक तुम कूलर नहीं लेकर आ पाई। बेचारी मेरी भाभी गर्मी में कैसे परेशान होकर खाना बना रही है। तुम जानती हो, मैंने एक एसी का बोला, अब मेरे ससुर ने मेरे कमरे में 2 एसी लगवा दिए। कोई बात नहीं सिमरन, अगर माँ जी मेरे लिए कूलर नहीं लेकर आ पा रही है, पर तुम अपनी ससुराल में खुश हो, हमारे लिए यही काफी है। मैं यहाँ एडजस्ट कर लूंगी, बस तुम ज्यादा पैसे देखकर फिजूल खर्ची करना मत सीखना। बिल्कुल सही बहू लेकर आई है माँ अपने लिए, पर मुझे क्या, मेरे ससुराल वाले तो मेरे ऊपर पैसों की बारिश करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने अमीर ससुराल में। सिमरन दिखावा करके वहां से चली जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और एक रात जब सब एसी की हवा में लिविंग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे तो सिमरन कहती है, अर्पित, आज मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा है, 20 वाली आइसक्रीम ला दो ना दुकान से। भाभी, रात में 12 बज चुके हैं। अरे तो क्या हो गया, रात के 12 बज गए तो आइसक्रीम पार्लर सारी रात खुली रहती है। मैं अभी अपनी प्यारी भाभी को बड़े से आइसक्रीम पार्लर लेकर जाता हूँ। दिवाकर सिमरन को बाइक पर बिठाकर बड़े से आइसक्रीम पार्लर लेकर जाता है, जहां वो मेन्यू की सारी आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है, जिससे पूरा टेबल भर जाता है, जिसके लिए दिवाकर ने पूरे 20,000 का बिल भरा था। 20 रुपए की आइसक्रीम के पीछे देवर ने सिमरन के लिए 20,000 खर्च कर डाले, जिसे देख सिमरन बहुत खुश होती है और आइसक्रीम खाती है और बची हुई आइसक्रीम घर लाकर फ्रिज में रख देती है। ऐसे ही एक दिन, गर्मी है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो मुझसे दोपहर में खाना भी नहीं बनाया जाता। अरे भाभी, अगर आपको इतनी ही गर्मी लग रही है और आपसे खाना नहीं बनाया जा रहा है तो आप मुझे बता देती। रुको, मैं अभी आपके लिए खाना ऑर्डर करती हूँ, बस आप पसंद करती जाओ। इस तरह काजल अपनी भाभी की पसंद का काफी सारा खाना ऑर्डर कर देती है, जिसे सारे नौकर टेबल पर सजाते हैं। इतना सारा खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी काजल?
ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी बहू, हम कोई गरीब या कंजूस थोड़ी ना है जो तेरी इच्छाओं को मारे। चलो अब खाना शुरू करते हैं, आज सब कुछ भाभी की पसंद का है। कुछ ही देर में सिमरन एसी में अपने पूरे ससुराल वालों के साथ बैठकर पेट भर कर खाना खाती है और बाकी बचा हुआ खाना अपने मायके लेकर जाती है और अपने अमीर ससुराल का बखान करती है, जहां सब पहले से ही खाना खा रहे थे। आपने नाम भी नहीं सुना होगा इन खानों का जो मेरी ननद ने मेरे लिए ऑर्डर किया है। ऐसे नहीं बोलती मैं, मेरा अमीर ससुराल मुझ पर पैसों की बारिश करता है। हाँ तो हम क्या करें, जाओ अपना खाना लेकर यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है। सिमरन अपने भाई की बातें सुन चढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन सिमरन अपनी सास और नंद के साथ शॉपिंग करने जाती है, पर सारी गाड़ियां कोई ना कोई लेकर चला जाता है, तो उसे मजबूरन धूप में रिक्शे में जाना पड़ता है और यह सब अर्पित देख लेता है। वहीं सिमरन मॉल पहुंचती है। माँ जी देखिए, ये 10,000 की साड़ी अच्छी है ना, ये ले लूं मैं? बस 10,000 की साड़ी पहनेगी मेरी बहू? अरे भैया, आप कैसी घटिया सस्ती साड़ी दिखा रही हैं। मुझे अपनी बहू के लिए साड़ी लेनी है, कम से कम स्टार्टिंग रेंज तो 1 लाख से करिए, चाहे 10 लाख की ही साड़ी क्यों ना हो, मैं लेने को तैयार हूँ। ये वाली अच्छी लग रही है, पूरे 10 लाख की है बहू, मैं ये ले रही हूँ तेरे लिए। सिमरन 10 लाख की साड़ी लेकर बहुत खुश होती है और शॉपिंग बैग्स लेकर रिक्शे से उतरती है, जहां वो देखती है कि ठेले पर से अपनी माँ और भाभी को साड़ी लेते हुए। नहीं भैया, ये साड़ी तो बहुत महंगी है, आप हमें गर्मी के लिए कोई हल्की साड़ी दिखाओ। माँ देखो, मेरी सास ने मेरे लिए 10 लाख की साड़ी ले रही है और तुम भाभी के लिए 200-300 वाली साड़ी ले रही हो। हाँ सिमरन, क्योंकि मुझे इतनी महंगी साड़ी की जरूरत नहीं, गर्मी में हल्की साड़ी ही अच्छी लगती है। एक बार फिर निकिता की बात सुनकर सिमरन मुंह बनाकर अपनी सास के साथ घर में आकर सोफे पर एसी चलाकर बैठती है और नौकर उनके लिए ठंडे ड्रिंक्स लेकर आते हैं, जिनको पीते हुए वो बात करती है। माँ जी, आज कितनी सारी शॉपिंग करी है ना हमने। बहू, ये सब तो कुछ भी नहीं है, हमने कुछ और भी प्लान करा है, तू बस कल जल्दी से तैयार हो जाना, तेरे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर सिमरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन सब तैयार होकर BMW के शोरूम जाते हैं और अर्पित काफी महंगी कार लेता है सिमरन के लिए और पूरा परिवार एसी वाली कार से अपने घर आते हैं। देखो पापा, मुझे धूप में एक दिन शॉपिंग करने के लिए रिक्शा से क्या जाना पड़ा। अर्पित ने मेरे लिए 50 लाख की एसी वाली BMW खरीदी और एक आप हैं जो एक कूलर तक नहीं खरीद पाए। अमीर घर में शादी क्या हो गई, तेरा घमंड तो 7वें आसमान पर जा चुका है, थोड़ी बचत करना सीख। हाँ सिमरन, तुम्हारे घर वाले तो अमीर हैं, पर तुम तो गरीब घर से हो, तुमने तो बहुत ही गरीबी देखी है। तुम तो 2 पैसे बचाना सीखो ताकि मुसीबत में काम आए। भाभी, अपनी सलाह अपने पास रखो, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर है। अगर कल को हमारे ऊपर मुसीबत आएगी ना, तो अर्पित ने इतने लोगों की मदद की है, कोई भी हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। घर वालों के समझाने पर भी सिमरन उनकी बात नहीं सुनती। समय बीतता है और सिमरन ऐसे ही अपने माँ बाप को दिखावा करती और फिजूल के पैसे उड़ाती। वहीं बार बार सिमरन के माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते और ऐसे ही एक रात, ये पूरे 50 लाख हैं, कल एम्प्लॉइज में सैलरी बांटनी है, बाकी के एम्प्लॉइज को 10 तारीख के बाद सैलरी देनी है, इसे संभाल के रखना। सिमरन ने इतने पैसे पहली बार देखे थे, जिसके चलते वो खुशी से तिजोरी में पैसे रखकर लॉक करना भूल जाती है और रात को जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो कुछ चोर उनके घर में आकर चोरी करते हैं। चोर उनके गहने, रुपए, फोन, क्रेडिट कार्ड और राशन तक चोरी कर लेते हैं और सुबह उठकर सब ये देख हैरान हो जाते हैं। माँ देखो ना, मेरे कमरे से मेरे सारे कपड़े गायब हैं। घर में ना क्रेडिट कार्ड है ना ATM कार्ड, यहाँ तक कि ऐसे बदतमीज चोर थे जो हमारे घर चोरी करके तो गए, उन्होंने हमारे घर का राशन तक नहीं छोड़ा। आज गवर्नमेंट छुट्टी है, कल सेकंड सैटरडे और परसों संडे, 3 दिन तक बैंक भी नहीं खुलेगा। न घर में पैसे हैं, न हाथ में, और न ही खाने को कुछ है। फोन भी नहीं है घर में, क्या करें। जब उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो लोग मदद के लिए सिमरन के मायके जाते हैं, जहां सिमरन के मायके वाले उन्हें खाना पानी और कुछ पैसे देते हैं। हम आप जितने अमीर तो नहीं जो आपको अच्छा खाना खिला सके या पैसों की बारिश कर सके, पर हमने कुछ पैसे जोड़े थे कूलर लेने के लिए, वही पैसे आपको दे रहे हैं। हम जानते हैं 5,000 रुपए तो आप 1 घंटे में खर्च कर देते होंगे, पर हम गरीब इससे ज्यादा आपकी क्या ही मदद कर सकते हैं। ऐसा मत बोलिए, आपने तो ऐसे बुरे समय में हमारी मदद करी है जब किसी ने हमसे आकर हमारी हालत के बारे में पूछा भी नहीं। सही कहते हैं, बुरे वक्त में ही अपने और पराई का पता चलता है।
और आज हमें समझ में आ गया कि इंसान को पैसों की कदर करनी चाहिए और उन्हें बचाना सीखना चाहिए। हाँ माँ पापा, अमीर ससुराल में आकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, पर अब से मैं ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं करूंगी और आप लोगों की तरह पैसे बचाने की कोशिश करूंगी, न कि फिजूल खर्च करूंगी।